अगर मैं आपसे कहूं कि एक दवा जो शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है वो आपके दिमाग को भी बचा सकती हैं, और अगर मैं कहूं कि ये दवा डिमेंशिया, पार्किंसंस और याददाश्त कम होने का खतरा करीब 20% तक घटा सकती हैं, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या ब्रेन एंड डायबिटीज़ के बीच कोई गहरा रिश्ता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते? आज की वीडियो आपके मेंटल हेल्थ के नज़रिए को बदल सकती है। दुनिया भर में डिमेंशिया और पार्किंसंस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी हर परिवार में कोई न कोई मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, बिहेवियर चेंजेस, ट्रेमर्स या कॉग्निटिव डिक्लाइन से जूझ रहा है। लेकिन एक सवाल, क्या ये सिर्फ उम्र की वजह से होता है या हमारी लाइफस्टाइल, हमारा शुगर लेवल, हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा ओबेसिटी भी इसमें रोल निभाती हैं? ये सभी चुपचाप दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को बदल देती है। ये है इंसुलिन रेसिस्टेंस की बीमारी। जब शरीर इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो शुगर सेल्स के अंदर जाने के बजाय ब्लड में घूमती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ शुगर की नहीं है। हाई शुगर, हाई इंसुलिन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स के अंदर, ये सभी मिलकर ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। और दिमाग वो 20% बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करता है। ब्रेन को कांस्टेंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो तो धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन शुरू हो सकता है। डिमेंशिया और पार्किंसंस का खतरा देखा जा सकता है। इसलिए कुछ लोग डिमेंशिया को टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। कुछ साल पहले टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए नई दवा आई और उस कैटेगरी का नाम है SGLT2 इन्हिबिटर्स। इन दवाओं का काम क्या है? ये बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन्स के जरिए बाहर निकालने में मदद करती हैं। मतलब सिर्फ शुगर कम नहीं बल्कि इंसुलिन लेवल भी घटता है, और जब इंसुलिन कम होता है तो शरीर एक अल्टरनेट फ्यूल बनाने लगता है जिसका नाम है कीटोन्स। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही असली ब्रेन कनेक्शन छुपा है। नॉर्मली ब्रेन ग्लूकोज पर चलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है ब्रेन कीटोन पर भी ब्रेन चल सकता है। कीटोन्स क्या है? ये वो मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी फैट के ब्रेक डाउन करने पर बनते हैं, जैसे फास्टिंग कंडीशन में, लो कार्ब डाइट में या कुछ डायबिटीज़ दवाओं के साथ। बॉडी फैट का ब्रेक डाउन बढ़ जाता है और नतीजा कीटोन्स लेवल हमारे बॉडी में बढ़ सकते हैं। अब रिसर्च में ये पाया गया है कि कीटोन ब्रेन सेल्स को एफिशिएंट एनर्जी देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कम करने में मदद कर सकते हैं। और डिमेंशिया में क्या होता है? ब्रेन की एनर्जी यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। कुछ हिस्से ग्लूकोज ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या कीटोन एक बैकअप फ्यूल बन सकते हैं? यही हाइपोथेसिस है। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है? एक बड़े पॉपुलेशन एनालिसिस में करीब 3.5 लाख से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के डाटा देखा गया। 40 साल से
ऊपर के लोग, कुछ लोग ये SGLT2 दवा ले रहे थे, कुछ दूसरी डायबिटीज़ दवाएं। फॉलो अप के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला था। एनी टाइप ऑफ डिमेंशिया का रिस्क लगभग 21% कम हुआ, पार्किंसंस लगभग 20% कम हुआ, एल्जाइमर्स लगभग 19% कम हुआ एंड वस्कुलर डायमेंशिया में तो करीब 31% की कमी पाई गई। वस्कुलर डायमेंशिया का मतलब क्या हुआ? मतलब वैसा डायमेंशिया जो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन के कारण होता है। ये 31%, ये छोटा नंबर नहीं है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे सरप्राइजिंग बात अभी बाकी है। सबसे ज़्यादा फायदा ओल्डर एज ग्रुप में नहीं बल्कि यंगर ग्रुप में देखा गया। 65 साल से कम उम्र वाले लोगों में रिस्क रिडक्शन ज़्यादा दिखा। मतलब अगर इंटरवेंशन जल्दी हो तो शायद फ्यूचर ब्रेन डिक्लाइन को डिले कर सकता है, डीजेनरेशन को डिले किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, डिले। कंप्लीटली रोकना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ऑनसेट को सालों पीछे धकेलना यह भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और पॉपुलेशन लेवल पर ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी को डायमेंशिया 75 इयर्स के बजाय 85 इयर्स के एज में हो तो उसका जीवन क्वालिटी कितनी बदल जाएगी। ये दवा सिर्फ कीटोन से काम नहीं करती, ये दवा कई इनडायरेक्ट तरीक़ों से काम कर सकती हैं। ये कई पाथवेज पर असर डाल सकती हैं, जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करना, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करना, वेट रिडक्शन करना, ब्लड प्रेशर इम्प्रूवमेंट करना, हार्ट फेलियर रिस्क कम करना यानी हार्ट हेल्थ बेहतर होना। और याद रखिए, हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हेल्दी हार्ट का मतलब है बेटर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। बेटर ब्लड फ्लो का मतलब है कम वस्कुलर डैमेज। कम वस्कुलर डैमेज का मतलब कम कॉग्निटिव डिक्लाइन रिस्क। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेंगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बेहतर मिलते रहेंगे। कम वस्कुलर डैमेज का मतलब हुआ कम कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी बात, यह एक ऑब्जर्वेशनल डाटा है, मतलब एसोसिएशन दिखा है और मतलब डायरेक्ट इफेक्ट पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। ये दवा ब्रेन प्रोटेक्शन पिल नहीं है, ये दवा डिमेंशिया को क्योर नहीं करती, ये ब्रेन सप्लीमेंट नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। याद रखिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशन की बात है या मेटाबॉलिज्म भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है? अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस ब्रेन एजिंग को तेज कर सकता है तो क्या लाइफ स्टाइल चेंज ब्रेन एजिंग को स्लो कर सकता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, ब्लड शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन? मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशन की बात नहीं है, मेटाबॉलिक हेल्थ भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल आपसे, अगर डायबिटीज़ और ब्रेन हेल्थ जुड़े हुए हैं तो क्या हम अपने लाइफ स्टाइल से फ्यूचर डायमेंशिया रिस्क को कम कर सकते हैं? आंसर है काफ़ी हद तक हाँ। शायद फ्यूचर में
मेटाबॉलिक थेरेपीज़ मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन का हिस्सा बने। कुछ डायबिटीज़ दवाएं ब्रेन एजिंग को स्लो करने में मदद करें। शायद डिमेंशिया प्रिवेंशन 40 की उम्र में शुरू हो, लेकिन असली सवाल है, क्या हम अपने ब्रेन के लिए आज कुछ बदलेंगे या डायग्नोसिस का इंतज़ार करेंगे? असली सवाल है, क्या हम 40 के उम्र से पहले अपने ब्रेन के लिए काम करना शुरू करेंगे या 70 का इंतज़ार करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूं टाइप 3 डायबिटीज़ क्या होती हैं या कीटोजेनिक डाइट वर्सेस ब्रेन एजिंग में क्या रिश्ता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस और डिप्रेशन में क्या कनेक्शन है, तो कमेंट में लिखिए ब्रेन एंड शुगर या ब्रेन एंड मेटाबॉलिज्म और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन की पहली सीढ़ी है। और अंत में, यह चिकित्सीय सलाह नहीं है, यह सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया वीडियो है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।